जोहार आनंद भैया। जोहार जोहार गौरी। आज पाठक बाबा हमें यहाँ क्यों बुलाए हैं? अरे गौरी, किसी खास काम से ही बुलाए होंगे। जोहार पाठक बाबा। अरे जोहार जोहार, कैसे हो तुम लोग? ठीक है। हमको आने में कोई देरी तो नहीं हुई? नहीं, हम लोग भी तो अभी ही आए हैं। और किसी खास काम से गए थे क्या पाठक बाबा? हाँ भाई, हम कृषि से संबंधित कोई महत्वपूर्ण जानकारी लाने ही के लिए गए थे। अच्छा, वो खास जानकारी क्या है पाठक बाबा? अरे पहले कार्यक्रम तो शुरू करें। हाँ। जोहार। कृषि दर्शन के इस अंक में आप सभी किसान भाई बहनों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंदर सिंह देओल। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मधुमक्खी पालन व्यवसाय स्थापित करने के लिए मिलता है लागत का 40% अनुदान। बकरियों को समय से लगवाएं PPR का टीका। लाज छुड़ाने के लिए उत्तम यंत्र है दावली। राज्य के किसान मधुमक्खी पालन से संबंधित व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आवश्यक उपादानों के लिए जैसे मधुमक्खी कॉलोनी, मधुमक्खी छत्ता, मधु निकासी यंत्र इत्यादि के लिए झारखंड राज्य बागवानी मिशन लागत का 40% राशि अनुदान देती है। इच्छुक किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं। झारखंड राज्य बागवानी मिशन राज्य में बागवानी से जुड़े किसानों के लिए कई प्रकार की लाभकारी योजनाएं चला रही है, जिनमें से एक है मधुमक्खी पालन व्यवसाय शुरू करने के लिए उसमें लगने वाले उपादानों जैसे मधुमक्खी छत्ता, मधुमक्खी कोलानी एवं मधु निकासी यंत्र इत्यादि की खरीद एवं स्थापना के लिए परियोजना लागत का 40% राशि अनुदान देती है। शेष 60% राशि किसानों को स्वयं वहन करना होता है। बकरियों में लगने वाले रोगों में एक प्रमुख रोग है PPR। यह रोग संक्रामक होता है और तेजी से दूसरी बकरियों को अपनी चपेट में ले लेता है। इस रोग के लग जाने की स्थिति में बकरियों को बचा पाना मुश्किल होता है। इस रोग से बचाव का एकमात्र उपाय है टीकाकरण। इसलिए बकरी पालक बकरियों का टीकाकरण अवश्य कराएं। लेकिन यह टीकाकरण कब और कैसे कराना है, जानते हैं पशु विशेषज्ञ से। हमारे किसान भाई जो बकरी पालक हैं, बकरी को विभिन्न रोगों से बचाने के लिए बकरियों में होने वाला मुख्य प्रकार का रोग जो है PPR, उसका टीकाकरण वो अवश्य करवाएं। यह बहुत ही जल्दी पटने वाला रोग है, इससे मृत्यु भी अधिक होती है। इसलिए इसका किसान भाई जहां तक संभव हो सके प्रथम बार इसका टीकाकरण जो है सो 3 से 4 महीने की आयु में किया जाता है और उसके बाद 6 महीने के बाद इसका बूस्टर टीका दे और फिर साल में एक बार उसी के हिसाब से उसको टीकाकरण बकरियों में करवाए, जिससे PPR रोग से छुटकारा पाया जा सकता है। गर्मा फसलों में मक्का हमारे किसान भाई वर्तमान समय में लगा सकते हैं। मक्का के बेहतर पैदावार के लिए उन्नत किस्मों का चयन किसान भाइयों को करना चाहिए। कृषि विशेषज्ञों द्वारा झारखंड के लिए मक्का के उन्नत प्रभेद हैं बिरसा मकई 1, सुआन, बिरसा विकास मक्का 2। यदि हाइब्रिड प्रभेद लगाना चाहें तो कंचन और HQPM 1 और 5 नामक प्रभेद लगा सकते हैं। किसान भाइयों, अगर गर्मा मक्का की खेती कर रहे हैं तो उसके लिए जो अनुशंसित किस्में हैं उसमें बिरसा मकई 1, सुआन, बिरसा विकास मक्का 2, HQPM 1 जो हाइब्रिड है। हाइब्रिड में अन्य किस्में हैं जैसे HQPM 5 और कंचन, ये सब जो वैरायटी है वो अच्छा उत्पादन देती है। आम का मौसम बस आ ही चला है। कृषक बंधुओं, आम की अच्छी पैदावार चाहिए तो सबसे पहले आम के मंजर और उसके टिकोलों की रक्षा बहुत आवश्यक है। आम के टिकोलों को झड़ने से बचाने के लिए कृषि विशेषज्ञ की राय है कि प्लानोफिक्स नामक दवा के घोल का छिड़काव पेड़ों पर करना चाहिए। परंतु दवा की मात्रा कितनी हो और छिड़काव कैसे करें, आइए जानते हैं विशेषज्ञ से। आम में अभी टिकोले लग रहे हैं, ये झड़ते हैं। इनको झड़ने से रोकने के लिए जब ये मटर के दाने के आकार के होते हैं उसी समय एक बार प्लानोफिक्स नाम की दवा 4 लीटर पानी में 1 मिलीलीटर घोल कर छिड़काव करें तो फल झड़ना रुक जाएगा। दावली एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से लाह लगी टहनियों से लाह को अलग आसानी से छुड़ाया जा सकता है। यह उपकरण लाह को बर्बाद भी नहीं होने देता। इसके इस्तेमाल से कृषक
अपना समय और मेहनत दोनों बचा सकते हैं। इस छोटे से उपकरण का नाम है दाउली। लाह लगी टहनियों से लाह छुड़ाने के लिए इसका निर्माण किया गया है। हाथों या पारंपरिक औजारों से लाह छुड़ाने में समय और मेहनत दोनों ज्यादा लगते हैं। इस दाउली नामक उपकरण की सहायता से एक दिन में लगभग 8 किलो लाह टहनियों से छुड़ाया जा सकता है। कृषि समाचार में आइए अब मिलते हैं सफल किसान से और जानते हैं बेहतर कृषि जीवन के बारे में। मैं अभी ये 10 संकर नस्ल का गाय पाल रहा हूँ और ये बहुत दिन से मैं करते आ रहा हूँ, ये डेयरी फार्म चला रहा हूँ। अभी मेरे यहाँ लगभग 80 से 90 लीटर दूध प्रत्येक दिन उत्पादन यहाँ हो रहा है और इससे बहुत ही हमको मतलब आमदनी आ जाता है डेली। मतलब ये ऐसा मतलब कृषि का ये ऐसा चीज़ है जिसमें कि डेली मतलब कैश क्रॉप होता है, इधर दूध जाता है उधर पैसा तुरंत मिलता है। इसीलिए हम किसान भाइयों को कहना चाहूँगा कि ये खेती के साथ साथ जरूर पशुपालन करें। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। कोडरमा अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज राज्य की प्रमुख खाद्यान्न मंडियां हल्के उतार चढ़ाव के साथ सामान्य रहीं। इनमें कमोबेश नरमी का ही रुख रहा। उधर सब्जी मंडियों में भी नरमी का रुख है। हरी सब्जियों की बाजार में अच्छी आवक से मूल्यों में नरमी है। आज भी के कुछ प्रमुख अनाजों के भावों पर नजर डालें तो इस प्रकार रही। चावल मध्यम न्यूनतम 2200 रुपए से लेकर अधिकतम 2600 रुपए। चावल उत्तम न्यूनतम 2500 रुपए से लेकर अधिकतम 4200 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1400 रुपए से लेकर अधिकतम 1700 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 5600 रुपए से लेकर अधिकतम 6900 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4400 रुपए से लेकर अधिकतम 5600 रुपए। दाल चना न्यूनतम 3400 रुपए से लेकर अधिकतम 4800 रुपए। चीनी न्यूनतम 3400 रुपए से लेकर अधिकतम 3600 रुपए। आलू न्यूनतम 600 रुपए से लेकर अधिकतम 900 रुपए और प्याज न्यूनतम 1500 रुपए से लेकर अधिकतम 2000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। खबरें खेती के अंतर्गत आपने जाना मंडी भाव, साथ में मौसम का हालचाल और कृषि के नई नई तकनीक और उपकरण की भी जानकारी आपको मिली। वो खास जानकारी क्या है पाठक बाबा जो आप हमें देने वाले हैं? अरे बताते हैं, पहले लेते हैं एक अल्प विराम और आप देखिए ये संदेश। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद कृषि दर्शन के इस अंक में आप सभी किसान भाई बहनों का हम फिर से स्वागत करते हैं। तो गौरी आनंद, हम तुम्हारे उत्सुकता को ध्यान में रखते हुए जो तुम्हें पहली जानकारी देंगे वो जानकारी है गर्मियों में
ब्रॉयलर मुर्गी का पालन कैसे करें और उसका प्रबंधन कैसे करें, और इस संबंध में तुम्हें विस्तृत जानकारी दिलवाते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर असद हुसैन जी से, और जिनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी नरेश पौराणिक। छोटे स्तर पर व्यवसाय का सबसे अच्छा और फायदेमंद व्यवसाय मुर्गी पालन का है। सही तरीके और पशु चिकित्सक की सलाह पर अगर यह व्यवसाय किया जाए तो किसानों को खेती के साथ साथ मुर्गी पालन में भी बहुत ज़्यादा मुनाफा प्राप्त होगा। जानकारी और अनुभव की कमी के कारण हमें इस व्यवसाय में काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए समय समय पर सरकार द्वारा चलाई जा रही बहुत सारी योजनाओं से हम इसका लाभ तथा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मुर्गी पालन व्यवसाय से हमें दो चीजें प्राप्त होती है, पहला अंडा, दूसरा मांस। इसके अलावा मुर्गी पालन में बहुत सारी बातों पर ध्यान देना जरूरी है, जिनमें सबसे पहला आवास आता है। बॉयलर फार्मिंग के लिए मुर्गी पालक साफ सुथरी जगह का चुनाव करे जहां नमी की मात्रा ना हो। चूजों या मुर्गियों के लिए 2 इंच मोटी बेड जो कि लकड़ी का या भूसा का बना होना चाहिए। आवास में तापमान संतुलित मात्रा में रखनी चाहिए। तापमान संतुलन के लिए बल्ब जलाकर रखना लाभदायक होता है। हमारे किसान भाई जो ब्रॉयलर मुर्गी पालन कर रहे हैं या उनका करने का उद्देश्य रखते हैं, तो ये एक ऐसा व्यवसाय है ब्रॉयलर मुर्गी पालन कि जिसमें किसान भाइयों को कम लागत और अपेक्षाकृत कम मेहनत में और आय की प्राप्ति तुरंत होती है। जैसा कि वातावरण का तापमान जब बढ़ता है तो चूँकि मुर्गी एक छोटा पशु है और चाहे छोटा हो या बड़ा पशु सभी में इसका प्रभाव पड़ता है, और छोटे पशुओं में अगर उसके प्रबंधन और खान पान में वातावरण के बदलाव के साथ अगर बदलाव नहीं किया जाए तो उस स्थिति में उससे भी हानि होती है, उसकी उत्पादन क्षमता प्रभावित होती है। और ख़ास करके ब्रॉयलर मुर्गी कहने से ही तात्पर्य है कि वो मुर्गी जो है मुझे 5 से 6 सप्ताह में कम से कम 3 केजी दाना खा करके शरीर का वजन 1.5 केजी प्राप्त कर ले। जैसे ही वो एक दिन का जो चूजा अगर लाते हैं तो प्रारंभ में उसके मुर्गी का जो मुर्गी घर होता है या जिसको डीप लीटर सिस्टम, अगर वो बड़े से कमरे में अगर मुर्गी को छोड़ते हैं जिसके कमरे की दीवार को चाहिए कम से कम पक्का दीवार होना चाहिए, ज़मीन पक्का होना चाहिए, अगर मिट्टी का भी ज़मीन हो तो चलेगा, लेकिन उसमें किसी प्रकार का कोई छिद्र, कोई दरार या कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे चूहा के साथ साथ और कीटाणु जिस पर रह सके, या नहीं तो कोई ऐसा बिल नहीं होना चाहिए जिससे कि सांप आकर के 2-4 दिन के चूजों को खाए। ये चीज़ गाँव में अधिक देखने को मिलता है। तो इसके लिए किसान भाई जो मुर्गी घर बनाएंगे और साथ ही साथ जो मुर्गी का जो बिछावन होता है लीटर, उसे कम से कम 3 से 4 इंच जो है लकड़ी का बुरादा या कुन्नी जो होता है उसका होना चाहिए। उसमें आवास व्यवस्था ठीक होने की स्थिति में दूसरी प्राथमिकता मुर्गियों के खान पान पर ध्यान देना जरूरी होता है, और एक दिन के चूजों के लिए पानी में इलेक्ट्रॉल पाउडर या ग्लूकोज का घोल देना सही है। 3 से 4 घंटे के बाद मकई का महीन दर्रा देना चाहिए। खाने के साथ साथ विटामिन मिनरल की दवा भी समय समय पर देना लाभदायक होता है। आमतौर पर मुर्गियों को 3 भागों में राशन देना चाहिए, स्टार्टर राशन, ग्रो राशन और फिनिशर राशन। इस वैज्ञानिक तकनीक को अपनाकर मुर्गियों को आहार देने से उनकी वृद्धि तेजी से होती है। गर्मी के मौसम में कम से कम 1 लीटर पानी में वो 1 पाउच जो इलेक्ट्रॉल पाउडर आता है उसे या 4 चम्मच ग्लूकोज डाल दें। तो उसमें जब वो बना लेंगे और उसे हर एक चूजे को कम से कम वो पिला करके उसके चूजे को एक चूजे को पकड़ करके उस इलेक्ट्रॉल घोल या ग्लूकोन डी के घोल में उसके चोंच को लगावें, वो पी ले, और उसके बाद फिर उसे जो है सो आप मुर्गी घर में रखें। उसमें देखिएगा कि मुर्गियों को चूँकि गर्मी के मौसम में कम से कम ग्लूकोज या इलेक्ट्रॉल मिलने से थोड़ा सा चूजे को आसानी होती है, और फिर उसके 3 से 4 घंटे के बाद जो है सो एकदम मकई का महीन दर्रा जो है तो उस समाचार पत्र में छिड़क दें, और साथ ही साथ दाना का भी पानी का बर्तन वहाँ पर रख दें। क्योंकि प्रारंभ में आप देखेंगे कि चूजा जो है सो जल्दी जो है सो उस महीन मकई के दर्रे को खाएगा, और साथ ही साथ जो है सो उसमें प्रथम दिन से ही हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि विटामिन और मिनरल का बाज़ार में ऐसे कई प्रकार की सिरप आती हैं, दवाएं आती हैं, तो उसे दे। गर्मी में खासकर अप्रैल, मई और जून महीने में मुर्गियों को वातावरण के बदलाव से बचाने के लिए आवास का दरवाजा पूर्व पश्चिम तथा खिड़की को उत्तर दक्षिण दिशा में रखना चाहिए, जिससे सूर्य की किरणें सीधे तौर पर मुर्गियों पर ना पड़े, तथा लू से भी हम अपने मुर्गियों को बचा लेते हैं। अप्रैल, मई या जून के मौसम में जो किसान भाई मुर्गी घर बनाए हुए हों, वो चाहिए कि उसका जो दरवाज़ा जो है सो पूरा पश्चिम दिशा में हो और खिड़कियाँ उत्तर दक्षिण दिशा में हो, ताकि सूरज उगते और सूरज डूबते जो है सो सूर्य की
किरणें डायरेक्ट जो है सो उस खिड़कियों पे नहीं पड़े। और संभव हो तो 11 बजे के बाद जो है सो खिड़कियों में जो है जूट का वो जो बोरा आता है उसका पर्दा डाल दिया, उसे पानी से भिगो दे, ताकि जो लू चलती है तो लू का प्रभाव जो है सो बढ़ती हुई मुर्गियों पर नहीं पड़े। अन्यथा अगर ऐसे लू का प्रभाव पड़ेगा तो मुर्गियाँ जो है एक तरह का स्ट्रेस या तनाव में आ जाएंगी, और इस तनाव में आने से मुर्गियों में क्या है कि उत्पादन क्षमता प्रभावित होगी। मुर्गी पालन में ठीक ढंग से ना देखभाल की स्थिति में मुर्गियों में बहुत सारे रोग लग जाते हैं, जिनमें मेरेक्स, रानीखेत, गंबोरो और बर्ड इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी प्रमुख रूप से लगते हैं। इन सब बीमारी से बचने के लिए समय समय पर टीका लेना बहुत जरूरी होता है। अतः बीमारियों के लक्षण दिखते ही तुरंत पशु चिकित्सक से सलाह लेना बहुत जरूरी होता है। इन्हीं सब वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाकर हम अपने मुर्गियों को गर्मी के मौसम में अच्छे ढंग से पाल सकते हैं और इस व्यवसाय से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। टीकाकरण में हमारे किसान भाई देखेंगे, प्रथम टीकाकरण जो है सो वो 6 से 7 दिन की आयु में रानीखेत का दिलवाएंगे, उसके बाद 14 दिन की आयु में गंबोरों का दिलवाएंगे और फिर 28 दिन की आयु में रानीखेत का पुनः टीकाकरण करवाएंगे। तो इस प्रकार साथ ही साथ अगर किसी प्रकार की और कोई समस्या हो तो नज़दीक के पशु चिकित्सक से सलाह करके उस कमी को या उसके बढ़ोतरी को वांछित उत्पादन वो पा सकते हैं। सचमुच आज की ये जानकारी तो बहुत ही खास थी, है ना? हाँ, और आप बताइए आज हमारी दूसरी खास जानकारी आप क्या देने वाले हैं? दूसरी जानकारी भी देंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक अल्प विराम का। तो आप देखिए ये संदेश। अरे भैया, इसकी क्या जरूरत? किसकी क्या जरूरत है? अरे मिलता तो है बाजार में। क्या मिलता है बाजार में? बुझो तो जाने। अरे बुझावन भैया, पहेलियाँ क्यों बुझा रहे हो? साफ साफ बताओ ना क्या बात है। अरे किसना, इनके कहने का मतलब है ना कि जब बाजार में रेडीमेड उर्वरक सुंदर सुंदर बोरा में बंद मिलता है, तभी गोबर में लिसराने का क्या जरूरत है? हाँ, क्या फायदा? हमको बुड़बक समझो क्या? ज्यादा रासायनिक खाद का प्रयोग हमारे खेत को बंजर बना देता है, इसलिए हम अपने खेत में ज्यादा से ज्यादा जैविक खाद का प्रयोग करते हैं। आप भी अपने खेत में जैविक खाद का प्रयोग करें। का कृष्णा, कल काहे नहीं आए थे? काहे में मालिक? का है ढेर चर्बी चढ़ गया है का? अरे कहाँ रे बल्लो, काहे डांट रहे हो? देखिए ना भैया, कृष्णा कल काम पर नहीं आया था। अरे तेरा बाप का खेत है, जब मन किया है जब मन किया नहीं है। मालिक, बेटे को बुखार हो गया था मालिक, उसको दिखाने के लिए सरकारी अस्पताल ले गए थे मालिक, इसलिए नहीं आ सके मालिक। माफ कर दीजिए मालिक। माफ कर दीजिए मालिक, हम कुछ नहीं जानते हैं, तेरा पगार से पैसा कटेगा। हट लिया पैसा, चल। कृष्णा, मास्टर जी आप? अरे तेरे पास तो अपना खेत है ना, फिर तू जमींदार के खेत में मजदूरी क्यों करता है? काहे का खेत मास्टर जी, छोटका सा तो खेतवे है, उसमें खेती बाड़ी करते हैं, वो खाने ही में खत्म हो जाता है। तुम कृष्णा, तुम्हारा खेत इतना ही छोटा है तो तू उसमें मत्स्य पालन कर ले। मत्स्य पालन? हाँ, तू अपने खेत को खुदवाकर उसे छोटे तालाब के रूप में तब्दील कर दे और उसमें मछली पालन कर। मछली पालन में बहुत पैसा है, तेरी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी और तुम्हें जमींदार के खेत में जाकर मजदूरी भी नहीं करनी पड़ेगी। ये तो ठीक कहा मास्टर जी, अब दूसरों के खेत में काम करना बंद और मत्स्य पालन शुरू। हाँ, तो गौरी तुम क्या पूछ रही थी? यही कि आप दूसरी जानकारी क्या देने वाले हैं? हाँ, दूसरी जानकारी जो हम लेकर आए हैं वो है खीरा में संकर बीज उत्पादन, और इस संबंध में विस्तार से जानकारी दे रहे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर A.K. द्विवेदी जी, और जिनसे बातचीत कर रहे हमारे सहयोगी भानु घोष। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र बेंगाबाद गिरिडीह आई हुई है, जहां आज हम बात करेंगे खीरा में संकर बीज उत्पादन के बारे में। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं यहीं के विशेषज्ञ डॉक्टर A.K. द्विवेदी। आइए इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार किसान भाइयों। डॉक्टर साहब, ये अपने आप में एक अनूठा विषय है, खीरा में संकर बीज उत्पादन। तो इसके बारे में आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि खीरा में संकर बीज उत्पादन वो किस प्रकार करेंगे और कितना लाभ उन्हें मिलेगा। हम सभी जानते हैं कि जो संकर बीज होते हैं वही हमको अच्छी उपज देते हैं। इसके लिए संकर बीज हमारे लोकल अवेलेबल हो
उसके लिए जो हम मार्केट में जाते हैं देखते हैं कि मार्केट में बहुत ज़्यादा दाम मिल रहा है। ऐसे में इस समस्या का निदान एकमात्र है कि हम किसान भाई खुद इस संकर बीज उत्पन्न करें और उत्पन्न करके इसको खुद भी प्रयोग करें, प्लस अन्य हम अपने किसान भाइयों को भी इसको कम कीमत पर उपलब्ध कराएं, क्योंकि इसके उत्पादन में कोई ज़्यादा खर्च नहीं होता है। लेकिन ये संकर के नाम पर व्यवसायियों के द्वारा एक बहुत बड़ा भ्रमजाल फैला करके और किसानों का विचित्र प्रकार से दोहन किया जा रहा है। इस दोहन से बचने के लिए हमें संकर बीज उत्पादन के लिए किसी फसल का खुद आगे आना पड़ेगा। उसी में हम जब खीरे की बात करते हैं, जो कि अमूमन खीरा हर कोई हर समय सालों भर प्रयोग करता है, ऐसे में अगर खीरा हम संकर बीज खुद उत्पन्न कर लें तो हम किसान भाइयों को उससे ज़्यादा लाभ होगा। अब बात आती है कि इसका उत्पादन हमारे किसान भाई करेंगे, किस प्रकार करेंगे और किन किन सावधानियों का वो ध्यान रखेंगे? हाँ, किसान भाइयों, खीरा मुख्य रूप से हम लोग 2 सीजन में उगाते हैं, गर्मी में और बरसात में। तो संकर बीज उत्पन्न जो करते हैं, ये उत्पादन का सबसे अच्छा मौसम होता है गर्मी का मौसम। बरसात में उतना अच्छा संकर बीज का उत्पादन नहीं हो सकता है, क्योंकि आप जब इसका प्रोसेस सुनिएगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ कहाँ क्या जो है सो बरसात हमको दिक्कत होगी, जिस कारण कि बरसात में हम लोग संकर बीज उत्पादन नहीं करते हैं। तो इसी में अब हम आते हैं कि संकर बीज उत्पादन, किसी भी संकर बीज उत्पादन के लिए 2 तरह के पौधे की हमें जरूरत पड़ेगी, एक मादा फूल वाला पौधा, एक नर फूल वाला पौधा। तो दोनों तरह के मिश्रण से, संकरण से हमारा संकर बीज उत्पन्न होता है। अब हम संकर, जो हमारे पास जो अधिकतर जो किस्में हैं या लाइन्स हैं खीरे की, जिनमें कि हम संकर बीज उत्पादन करते हैं, होते हैं मादा ये फूल वाले किस्म। उन मादा फूल वाले पौधे जो हैं तो वो 3 प्रकार के मुख्य रूप से पाए जाते हैं। एक तो होते हैं, आप देखिएगा ऐसे भी खीरा में कि एक ही पौधे पर 2 जगह अलग अलग जगह पर, एक जगह मादा फूल खिलता है, एक जगह पुरुष फूल खिलता है। कुछ ऐसे हैं, कुछ हैं कि केवल उनमें केवल मादा फूल ही खिलता है। कुछ ऐसे भी किस्म हमारे यहाँ संकर बीज उत्पादन हेतु। कुछ हैं जिनमें कि मादा फूल ही ज़्यादा खिलता है, और कुछ शुरू में या आखिर समय में कुछ नर फूल भी उसमें आते हैं। तो हमको यहाँ पर जो है सो मुख्य जिस इसमें से 3 भी किसी भी तरह का हम चुनाव जब करते हैं और अपने यहाँ पर है, इसके यहाँ पर हम लोग को ध्यान यही देना पड़ता है कि जो हम संकरण के लिए जो फूल जो चुनेंगे वो पौधे में कहाँ पर चुनेंगे। तो उसमें हम लोग ध्यान देंगे कि ये बहुत पौधा में बहुत नीचे का ही फूल नहीं लेते हैं, बहुत ऊपर का भी नहीं, मध्य हिस्से में जो मादा फूल होते हैं उन्हीं को हम लोग चुनाव करते हैं। और उसमें केवल हम लोग किसी भी पौधे पर केवल मादा फूल रहने देंगे, और जितने नर फूल आते हैं सारे, अगर वैसा पौधा हमारा वैरायटी हो जिसमें कि नर फूल भी आने वाला है, तो हम नर फूल को जो है सो ये खिलने के पहले ही उनको हटा देते हैं। और जो हमारा मादा फूल बच जाता है, इसको हम लोग बीज के हिस्से पर संकरण हेतु 7, 8, 10 तक फूल रखते हैं। उसमें हम लोग ये संकरण कराते हैं, और संकरण करा करके मुख्य मैक्सिमम हम लोग एक ही पर फल की संख्या जो है एक पौधे में वो 5-6 ही मेंटेन करते हैं, 5-6 से ज़्यादा फूल नहीं लेते हैं। इसके लिए अब संकरण के लिए क्या करेंगे, तो संकर के लिए यही करना होगा कि मादा फूल जो होगा उसको हमको कोई चीज़ से ढकना होगा। तो ढकने के लिए क्या मटेरियल यूज करें, तो उसके लिए हम लोग रुई से भी ढक सकते हैं, जो कि हर जगह आप हम सभी जानते हैं कि मिल जाता है। दूसरा एक अच्छा चीज़ हो सकता है, वो है बटर पेपर बैग। बटर पेपर बैग देखिए एकदम ट्रांसपेरेंट टाइप का होता है, उस छोटे छोटे बैग होता है, और उससे हम उसको मादा फूल पर ऊपर से कैप टाइप का पहना देने से हम लोग टोपी पहनते हैं उस तरह पहन लेता है। और उसमें जो है सो बाद में जो है सो ऊपर से बाहर से कोई पराग नहीं आ पाता है, जिसके कारण कि उसमें हम जो चाहते हैं जिस तरह से परागन कराना उसी तरह से परागन होता है, और हमारा मैंने व्यवस्थित ढंग से हमको संकर बीज मिलता है। ये इसको भी नहीं ढकते हैं, बल्कि हम लोग नर फूल जो होता है, जिससे जो नर वैरायटी है उसके नर फूलों को भी हम लोग ढक करके रखते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है किसान भाइयों कि जो फूल कब आता है, तो फूल खीरे की किस्मों में अधिकतर 40 से 50 दिन के बाद में फूल आना आरंभ हो जाता है। तो उसी समय हम लोग को अब ये सब क्रिया करनी है। दूसरा है कि दोनों फूल हमको ढका हुआ है। अब फूल खिलता कब है, तो फूल खिलता है सुबह में 3 बजे भोर से लेकर के 6 बजे भोर तक। उसके बाद ये खिला रहता है, आगे तक भी खिला रहेगा फूल। अब हमको संकरण कब कराना होगा, तो संकरण कराने का समय कि जो फूल जो खिलता है वो उसकी सुग्राह्यता 1 दिन पहले से 12 घंटा पहले से आरंभ हो जाती है।
इसीलिए हमको पहले से ही फूल को वो रुई के द्वारा या बटर पेपर बैग के द्वारा ढक करके रखना पड़ता है। अब ये जब दूसरे दिन, पहला दिन हम तो ढक दिए थे, इसके बाद ये जब फूल खिलता है जिस दिन, उस दिन हम इसको सुबह 5 बजे भोर से लेकर के 10 बजे दिन तक हम इसमें अब संकरण करा सकते हैं। संकरण कराने के लिए क्या करना होगा, तो जो हमारा नर फूल जहाँ जो ढका हुआ था, उस नर फूल से हम लोग पराग ब्रश के द्वारा झाड़ करके पेटी जिसमें रखें और ब्रश के द्वारा इसमें मादा फूल का जो वर्तिकाग्र है, अगला हिस्सा है, उसको वर्तिकाग्र कहते हैं, और उस पर मादा जननांग उस पर हम लोग सटाते हैं। या नर फूल को डायरेक्ट भी हम लोग इस पर सटा सकते हैं। नर फूल को डायरेक्ट जब सटाते हैं तो भी हमारा काम हो जाता है। और इस तरह से हमको ये उसका संकरण ये हो गया। अब इसके बाद हम फिर दोबारा जब हम सटा दिए, उसके बाद फिर से हम लोग बटर पेपर बैग से इसको ढक देते हैं और अगले 2-3 दिन तक इसको ढके रखते हैं, ताकि अगला फिर 24 घंटे तक वो फूल सुग्राही रहता है। इसलिए अगर कहीं बाहर से कोई पराग उड़ करके आता है तो हमने जो पराग डाला था वो, या बाहर से पराग उड़ करके खुद आया, वो किससे संकरण हुआ इसकी हमारे पास कोई ऑथेंटिक जानकारी, गारंटी नहीं रहती है। इसलिए हम लोग को यहाँ पर भी दोबारा फिर बटर पेपर बैग से या रुई से ढकना पड़ता है। और ढक कर किस तरह से वहाँ पर उसका निषेचन हो जाता है फूल का निषेचन के बाद फल बनता है और फल फिर बढ़ते रहता है। बढ़ते बढ़ते फल ये करीब 40-50 दिन के बाद में किसान भाइयों, ये फल जैसे देखिएगा कि पक जाता है, भूरा रंग का फल हो जाता है खीरा का मौसम में। इसी फल को हम लोग तोड़ते हैं, तोड़ करके इस फल को हम लोग बीच से फाड़ देते हैं, टुकड़े में कर देते हैं, और एक बड़ा सा प्लास्टिक का कोई टब वगैरह लेंगे और उसमें पानी भर करके और फल को हम लोग 12 घंटे 16 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। ज़्यादा देर के लिए नहीं छोड़ेंगे, अभी ध्यान देने वाली बात है किसान भाई, ऐसा नहीं कि हम लोग 2 दिन तक उसी में छोड़ दे। तो 2 दिन छोड़ दीजिएगा 12-16 घंटा से ज़्यादा, तो क्या होगा कि ये बीज जो है, बीज की गुणवत्ता उससे प्रभावित होगी, बीज आपका खराब हो जाएगा। इसलिए हमको 12-16 घंटा के अंदर ही फिर जब वो बीज जो है सो फल से अपना भीतर वो फूल करके अलग होने लगे, उस समय फल को हमको हाथ से रगड़ करके बीज अलग कर लेना होगा। साफ पानी से धो करके, पतला कपड़ा में उसको छान करके, बढ़िया से धो करके और सुखा करके इसको फिर भंडारण करना होगा। सुखाना इतना है, सुखाना इस हद तक है कि जो बीज है उसमें नमी की मात्रा 7 से 8% से ज़्यादा नीचे न चली जाए। मतलब ऐसा नहीं कि 5-6% नमी हो जाए, और नहीं तो फिर हमारा ये बीज किसी काम का लायक नहीं रह जाएगा किसान भाइयों। और इस तरह से हमको बीज प्रति हेक्टेयर लगभग 400 से 500 ग्राम प्राप्त होता है। तो देखा किसान भाई, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी खीरा में संकर बीज उत्पादन के बारे में। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि डॉक्टर साहब द्वारा बताए गए तरीकों को आप अपनाएंगे और अधिक से अधिक मुनाफा कमाएंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार किसान भाइयों। सचमुच गौरी, आज की सभी जानकारियाँ बहुत ही खास थी, है ना, और बहुत महत्वपूर्ण भी थी। हाँ, आशा करते हैं कि आज की इस जानकारी से हमारे किसान भाई बहन जरूर लाभ उठाएंगे। और किसी संबंधी किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें सीधे तौर पर लिख भी सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा उप महानिदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची। पिन संख्या है 834001। तो इसी के साथ दीजिए हमें इजाजत। जोहार।